गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12th का स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 5 मनोभार एवं स्वास्थ्य के विषय में समझा यानी उनके टॉपिक के विषय में समझाने जा रहे हैं। तो इससे पहले अपने मनोभार के अन्य टॉपिक के विषय में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज अपने मनोभार के शारीरिक रोग और मानसिक प्रभाव के विषय में चर्चा करेंगे, यानी मनोशारीरिक रोगों के विषय में और मानसिक प्रभाव के विषय में। ठीक है, यानी मानसिक प्रभाव से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे, यानी ये दो टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। अब मनोशारीरिक रोग को समझने के लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, मनोशारीरिक रोग किस तरीके से होते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। यदि तनाव लगातार हो तो शरीर में परिवर्तन तथा अंतःस्रावों के कारण शरीर को जो नुकसान पहुँचता है और व्यक्ति मनोशारीरिक रोग का शिकार बनता है। यानी व्यक्ति को लगातार तनाव रहता है तो उसमें शरीर में कैसे देखने को मिलते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परिवर्तन तथा अंतःस्रावों में क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, यानी असर देखने को मिलता है और उस असर के कारण व्यक्ति मनोशारीरिक रोगों का शिकार बनता है। और मनोशारीरिक रोग की एक परिभाषा भी अपने समझ सकते हैं। जैसे मनोशारीरिक रोग अर्थात क्या है, तो जिसके कारण मनोवैज्ञानिक ने मानसिक कारण यानी मानसिक कारण के कारण जो शरीर में रोग देखने को मिलते हैं उसे हम लोग मनोशारीरिक रोग कहते हैं। यानी कंडीशन कैसी है, आप मानसिक रूप से बीमार हो, ठीक है, यानी आपको मानसिक असर दिख रही है पर वो बीमारी कहाँ देखने को मिल रही है, आपके शरीर में, यानी रूबरू देखने को मिल रही है, तो जिसे हम लोग मनोशारीरिक रोग के रूप में जानते हैं। यानी आप मानसिक रूप से तनाव है तो वो बीमारी आपको रूबरू आपके शरीर में दिखाई दे रही है। अब इस बीमारियों में सबसे पहले क्या है, हृदय संबंधित रोग, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऐसे नहीं बोलते ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, ठीक है, तो ये सब बीमारियां को बोलते हैं। तो ये कैसे होती है, आपको मानसिक रूप से होती है पर देखने को कैसे मिलती है, यानी आपको रूबरू, यानी ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है तो उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य संजोग में व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उसकी हृदय की धड़कनें क्या होती हैं, 70 से 25% यानी 70 से 75 बार धड़कती हैं, ठीक है। और उसका खून का दबाव अगर 80 से नीचे जाता है तो अपने क्या बोलते हैं, बीपी लो हो गया, और 120 से ऊपर जाता है तो क्या बोलते हैं, बीपी हाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी प्रभाव देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो मनोभार बढ़ता है तब क्या होता है, आपका रक्त गठित होता है, रक्त गठित होता है तो क्या होता है, वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, धमनी होती हैं, उसका जो रक्त आने जाने का रास्ता होता है वो क्या होती है, नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो ये नलियाँ सिकुड़ जाती हैं तो क्या होता है, सख्त हो जाती हैं। सख्त हो जाने से क्या होता है, रक्त नहीं पहुंच पाता है, नहीं तो जो रक्त है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में क्या होता है, अधिक टाइम लगता है, ठीक है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आपको क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है। अब ये ब्लड प्रेशर हाई या लो होने से हृदय रोग का 50% का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, यानी आपके तनाव के कारण हृदय संबंधी रोग, ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। दूसरा आएगा श्वास या दमा, जिसको अपने बोलते हैं श्वास की तकलीफ, दम की तकलीफ, जो इंसान को दम यानी श्वास लेने में तकलीफ होता है, थोड़ा चलता है तो उसकी श्वास फूलने लगती है। तो दम के रोग के लिए क्या होता है, शरीर के आंतरिक एवं बाह्य कारण जिम्मेदार हैं। यानी आंतरिक अगर टेंशन है आप में तो आंतरिक और बाह्य दोनों कारण ही जिम्मेदार होते हैं दम के लिए, ठीक है। तो आंतरिक कारण होगा तो अपने क्या बोलेंगे, हाँ मनोभार जिम्मेदार होगा। तो बाह्य कारण किस तरीके से, जैसे आपको वारसागत मिला हो तो दम की बीमारी में क्या है, मुख्य रूप से मनोभार जिम्मेदार होता है। पर इसमें कैसे होता है, जिन व्यक्तियों के यानी नहीं तो जिन बालकों पर ये दम का रोग देखने को मिला है तो उनके माता पिता को क्या किया है, पारिवारिक मनोपचार सिखाया गया है, ठीक है, मानसोपचार। तो ये सिखाया गया है तो उससे क्या हुआ, जिन बालकों को दमा की बीमारी है उस पर काफ़ी नियमन देखने को मिला है, यानी काफ़ी मात्रा में यह प्रमाण कम किया गया है। तो इस प्रकार रोगियों को नहीं तो रोगियों के परिवार वालों को क्या है, एक तालीम देकर इसका प्रमाण नहीं तो इसका मात्रा ओछी की जाती है, किसकी, श्वास की। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, मधुप्रमेह मीन्स डायबिटीज़। अब जब डायबिटीज़ यानी जो तनाव के कारण जो डायबिटीज़ होती है उसको अपने बोलते हैं डायबिटीज़ 2,
तो डायबिटीज़ 2 प्रकार की डायबिटीज़ अधिकतर किस में देखने को मिलती है? मनोभार से जुड़ी हुई है। अब डायबिटीज़ के रोगी होते हैं तो उन पर मनोभार होता है तो उसकी विपरीत असर देखने को मिलती है। विपरीत असर में क्या होता है? जो स्वादुपिंड होते हैं इसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, और कार्यक्षमता कम होने के कारण क्या होता है? इंसुलिन की योग मात्रा में क्या होता है? उत्पन्न नहीं होता है। तो जिससे क्या होता है? ग्लूकोज, जिसको अपने शर्करा कहते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा शर्करा के बारे में, तो उसका प्रमाण कम होता है या अधिक होता है। अगर प्रमाण कम होता है तो इंसुलिन की इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, और प्रमाण बढ़ता है तो उसकी भी ट्रीटमेंट की जाती है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। अब जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, ठीक है, अगर उनमें मनोभार की मात्रा कम की जाएगी तो क्या होगा? डायबिटीज़ का प्रमाण अपने कम कर सकते हैं या उस पर नियमन ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जठर में घाव या छाले, जिसको हम अल्सर के नाम से भी जानते हैं। जठर में घाव या छाले, तो मनोभाव के कारण जठर में क्या होता है? एक एसिड का स्राव उत्पन्न होता है, ठीक है। तब जब इसकी मात्रा बढ़ती है, जब एसिड की स्राव की मात्रा बढ़ती है तो जो व्यक्ति को अल्सर की बीमारी होती है तो क्या करता है? वो भोजन करता नहीं है, नहीं तो जितना मात्रा में भोजन करता है उतना यानी लेना चाहिए उतना लेता नहीं है, तो परिणाम से क्या होता है? जो जठर की दीवारें होती है ना, उसमें क्या होते हैं? घाव और छाले पड़ जाते हैं, और घाव और छाले पड़ जाते हैं तो इसको हम अल्सर के नाम से, अल्सर की बीमारी के नाम से जानते हैं। अब ये अल्सर नाम की बीमारी किन व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलती है? तो जो उच्च पद पे कार्यरत व्यक्ति होते हैं ना, उनके ऊपर कार्य का बहुत ही लोड होता है, अधिकतम मात्रा में लोड होने के कारण अल्सर के वो शिकार बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मस्तिष्क का स्ट्रोक। मस्तिष्क का स्ट्रोक, तो मस्तिष्क के स्ट्रोक में क्या होता है? मस्तिष्क में जो अपने रक्त जाता है, जितने प्रमाण में जाता है वो अगर कम होता है, नहीं तो उसमें रुकावट उत्पन्न होती है, तो रुकावट उत्पन्न होने से क्या होता है? मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, या आवश्यक जो तत्व होते हैं वो मस्तिष्क के कोषों तक नहीं पहुंचते हैं, तो क्या मस्तिष्क के कोषों को नुकसान होता है। तो नुकसान होने से क्या होता है? रक्त ना पहुंचने से हैमरेज होता है, जिसको हम लोग ब्रेन हैमरेज के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है? मस्तिष्क को नुकसान करता है। और जब भी ये स्ट्रोक देखने को मिलता है, नहीं तो ब्रेन हैमरेज देखने को मिलता है, तो जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है? बोलने समझने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, हाथ पैर में लकवा मार जाता है, वो एक या दोनों आँखों से देखने में परेशानी होती है, मस्तिष्क के दर्द रहता है, चलने में परेशानी होती है, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, मनोभार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझाइए, ठीक है। अब मनोभार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अब इससे पहले अपने क्या पढ़े कि मनोशारीरिक, तो जो शरीर के रोग थे तो किसके कारण थे? मनोभार, तनाव के कारण थे। अब मनोभार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी जो अंदर के रोग हैं, ठीक है, यानी आपको कुछ ये आपको मैं इसके प्रकार के विषय में समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मनोभार के मनोवैज्ञानिक यानी आपके जो मन में फील करते हो ऐसे रोग देखने को मिलते हैं। तो मनोभार के और शारीरिक में जो शरीर में दिखाई देते हैं, मनोभार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझाइए, ठीक है। तो जिस तरह से मनोशारीरिक रोग होते हैं उसी तरीके से मनोभार के कारण मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। यानी मनोशारीरिक के आपको क्या होते हैं? रूबरू प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं, पर मनोभार है वो प्रत्यक्ष देखने को मिलता नहीं है, बल्कि आप उसको महसूस करते हैं। तो ये जो मनोभार होता है क्या होता है? निषेधात्मक मीन्स नकारात्मक रूप देखने को मिलता है। जैसे इसके प्रकार में क्या आ जाता है? खिन्नता, डिप्रेशन, निर्णय प्रक्रिया में समस्या समाधान में खलल करना, यानी समस्या उत्पन्न होना, नहीं तो खलेल पड़ना, तथा समायोजन की समस्या दिखाई देती है, जिसमें अपने सबसे पहले क्या लेंगे? खिन्नता। अब खिन्नता में क्या है? जैसे ब्लड प्रेशर है तो आपको दिखाई देता है कि हाँ इसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, लो हुआ, पर खिन्नता क्या दिखाई नहीं देती, यानी अरुचि आ जाती। तो मनोभार के कारण क्या? मनोभार लंबे समय तक रहता है ना, लंबे समय तक रहता है तो शरीर के अंतःस्राव में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन होता है तो क्या होता है? जिसकी व्यक्तियों की भावनाओं पर असर देखने को मिलती है, भावना पे असर देखने को मिलती है। तो इसके लक्षण क्या हैं? तो जिस व्यक्ति में खिन्नता होती है वो क्या होता है? चिंता, पाचन क्रिया में परेशानी होती है, नींद की परेशानी होती है, कोई भी कार्य करता है उसमें रुचि नहीं होती है, आसक्ति देखने को मिलती है, अपराध के भाव उसमें उत्पन्न होते हैं, जैसे लक्षण देखने को
मिलते हैं। यानी जब हताशा, जैसे अपने आगे प्रकार पढ़ चुके हैं, हताशा, संघर्ष और दबाव, तो जब हताशा लंबे समय तक होती है, आप कोई भी कार्य करते हो नहीं प्राप्त कर पाते, तो आपके अंदर हताशा उत्पन्न होती है। तो हताशा के कारण क्या होता है, खिन्नता दिखाई देती है। तो क्या करता है, जिस क्लास में स्टूडेंट आया तो किसी के पास नहीं बैठा, अरुचि दिखाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव। निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव पर देखने को मिलता है। किस तरीके से वो कोई भी निर्णय लेना चाहता है तो उसको क्या करता है, टालता है, नहीं तो लेता नहीं है। तो मनोभार का प्रमाण जब देखने को मिलता है तो उसकी निर्णय क्रिया पर असर देखने को मिलती है। कैसी, नकारात्मक, निषेधात्मक प्रक्रिया देखने को मिलती है। यानी उसके सामने कोई भी समस्या आती है तो क्या करता है, उस परिस्थिति में क्या करता है, तार्किक रूप से यानी वो विचारता नहीं है, उसका निर्णय नहीं ढंग से हो पाता है। यानी निर्णय प्रक्रिया क्या प्रभावी होती है, यानी वो क्या करेगा, जो भी समस्या से गुजरेगा तो उसका निर्णय नहीं ले पाता है, नहीं तो क्या करेगा, निर्णय दूसरों पे अवलीन करेगा कि तुम इसका निर्णय ले लो। यानी मनोभार का प्रभाव बढ़ने के कारण क्या होता है, इसकी निर्णय क्षमता में क्या, निषेधात्मक यानी नकारात्मक रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये नकारात्मक रूप के कारण क्या होता है, उसका जो तार्किक रूप होता है उसकी विचार की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे वो निर्णय लेना टालता है, नहीं तो दूसरों पे अवलंबित करता है। तीसरा टॉपिक क्या है, समस्या समाधान में बाधा। ठीक है। समस्या समाधान में बाधा, तो मनोभार की परिस्थिति में व्यक्ति की समस्या समाधान सीमित हो जाती है, यानी एक लिमिट हो जाती है कि हाँ समस्या का समाधान जल्दी ला पाता नहीं है। तो समस्या समाधान के में विचार विधायक भी होते हैं और निषेधक भी होते हैं। यानी आपके सामने कोई भी समस्या आई है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, काफ़ी नेगेटिव होते हैं। तो उन परिणामों को अपने को क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। फिर उसमें काफ़ी भूल और प्रयत्न भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। पर तीव्र मनोभार वाला व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है, वो इसके लिए क्या होता है, सक्षम नहीं होता है, तैयार नहीं होता है। उसको जो छोटी सी समस्या होती है ना वो भी गंभीर लगती है और वो समस्या के जो समस्या का समाधान होती है उसमें बाधा उत्पन्न करती है। यानी जो तनावग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनके लिए समस्या समाधान में बाधाएं उत्पन्न होती है। छोटी सी भी समस्या बड़ी लगती है और उसका सॉल्यूशन जल्दी आता नहीं है। फोर्थ पॉइंट लेंगे, समायोजन लक्षी प्रश्न। और समायोजन अर्थात बदलते हुए पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूल बनाना या उसके स्वरूप बदलना। यानी आप समाज में रहते हो तो समाज में काफ़ी लोग अलग अलग तरह के होते हैं, तो क्या करने का, उनके हिसाब से आपको बदलना है, नहीं तो उनको अपने हिसाब से बदलवाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने आप कहीं एकदम खाली जगह पे हो, ठीक है, और वहाँ जंगल ही जंगल है, तो अब आपको वहाँ अपनी फैसिलिटी बढ़ानी है तो क्या करोगे, आप पेड़ को काट कर कुर्सी बनाओगे, टेबल बनाओगे, बैठोगे। यानी क्या कि आपने जो पर्यावरण था उसको अपने मुताबिक बदला, नहीं तो आप उसके मुताबिक बदल जाओगे तो पेड़ों पे बैठोगे, नहीं तो ज़मीन पे बैठोगे। यानी समायोजन करना यानी उसके रूप में बदलना, नहीं तो उसको अपने आप में रूप में बदलना। तो जो तीव्र मनोभार वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो अनेक प्रकार की शारीरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, शक्ति की कार्य क्षमता कम देखने को मिलती है। ठीक है, विचार करने की क्षमता कम देखने को मिलती है, आत्मविश्वास कम होता है, तो उसमें क्या होता है, अधिकतर निषेधात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो वो किसी भी समस्या के साथ, नहीं तो पर्यावरण के साथ समायोजन करने में क्या होता है, काफ़ी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। यानी वो जल्दी समाधान कर सकता नहीं है, नहीं तो समायोजन करने में उसको तकलीफ़ होती है। यानी यहाँ टॉपिक मैंने आपको 2 समझाए, कौन से, मनोशारीरिक रोगों के विषय में समझाइए जिसमें उसकी परिभाषा, और अनेक रोग यानी हृदय संबंधी रोग जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना। दूसरा श्वास दमा, तीसरा मधुप्रमेह या डायबिटीज़ को सब अच्छी तरह से जानते हैं। चौथा जठर में घाव या छाल है, नहीं तो अल्सर। पांचवा मस्तिष्क का स्ट्रोक, नहीं तो ब्रेन हेमरेज। और दूसरा टॉपिक अपने ने जैसे शारीरिक, जैसे मनोशारीरिक रोग, तो मनोशारीरिक यानी जो मन के रोग होते हैं जो दिखाई नहीं देते, आप लोग महसूस करते हैं, उसके विषय में मनोवैज्ञानिक प्रवाह के विषय में पढ़ा है, समझाया है। तो जिसमें खिन्नता, निर्णय प्रक्रिया का प्रभाव, समस्या समाधान में बाधा, समायोजन लक्षी प्रश्न, इनके विषय में चर्चा की। इसके विषय में मैं आगे भी आपको चर्चा कर चुकी हूँ ऑनलाइन क्लास में, पर फिर से समझा दिया है। इसके बाद मैं आपको
मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के उपाय के विषय में समझाऊंगी। यानी आगे आप लोग ने जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके प्रकार पढ़ लिए, ठीक है, उसकी रीतियाँ कैसी हैं वो पढ़ ली हैं। अब ये रोग के प्रकार कौन से हैं, यानी किस तरीके के रोग होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों से। अब आगे इसके उपाय के विषय में अपने समझेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं उसके विषय यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके सुधार के उपायों के विषय में समझाऊंगी। अस्तु।